Okay, assalamu alaikum. We will do the MCQS paper April 2019. Question number 1, international criteria for the PCOs, that is the Rotterdam criteria. अच्छा, Rotterdam criteria में क्या आता है? हाँ, ओलिगो और एनविडेशन, ठीक है, और हाइपर एंडोजिनिसम्स और अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलती हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर दो भी फीचर्स हमें मिलते हैं ना, देन वी आर सस्पेक्टिंग द PCOs, ठीक है। तो हियर इज़ द बी इज़ करेक्ट. Okay, you can see here the Rotterdam criteria, that is the oligo or anovulation, hyperendogenisms. उसमें फिर आपको हाइपर एंडोजिनिज्म आपको क्लिनिकली कैसे मिलेगा, हिस्टोटिज्म मिलेगी या मेल पैटर्न एलोपेशिया मिलेगा, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड पे आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरीज मिलेंगे. अच्छा, आपने अदर इटोलॉजीज़ को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसमें फिर कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, एंडोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स, कुशिंग सिंड्रोम, थायराइड डिसफंक्शन और हाइपरप्रोलेक्टिनोमा, इनको आपने एक्सक्लूड करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस बाय, दैट इज़ दी एंडोमेट्रियल क्यूराट. आप क्यूराट पे डायग्नोस करते हैं, इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस यही है. रेफाम्सिन का साइड इफेक्ट क्या है? ऑरेंज कलर यूरिन. क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेविडा 4 पैरा 2 फील्ड वर्कर है, सेकंड टाइमिस्टर में, उसको फिट्स पड़े हों पे, ब्लड प्रेशर उसका बिल्कुल नॉर्मल है, नेक की स्टिफनेस है और इरिटेबिलिटी है, ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस क्या है? अच्छा, काफ़ी जगह पे इसकी की एक्लेम्शिया है, बट क्योंकि बीपी नॉर्मल है तो मुझे यहाँ पे मेनिंजाइटिस लग रहा है, ठीक है। और फील्ड वर्कर भी है. शी हैज़ आल्सो द कंप्लेनिंग ऑफ द नेक स्टिफनेस. सो हियर इज़ द डी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द 8 सेशन ऑफ द कीमोथेरेपी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, नाउ द पेशेंट वांट टू द कंसीव. अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के बाद जब हम कीमोथेरेपी देते हैं ना, ट्रीटमेंट अगर उसका कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद भी उसको एटलीस्ट 2 ईयर तक कंट्रासेप्शन लेनी चाहिए और उसके बाद वो कंसीव कर सकती है. ये गाइडलाइन की रिकमेंडेशन है. ओके, यू कैन सी हियर advice on the postpone the pregnancy. She should be individualized and based on the treatment needed and the prognosis over the time. Women should wait at least 2 years after the treatment. क्योंकि जो रिकरेंस रिस्क होता है ना ब्रेस्ट कैंसर का, वो ट्रीटमेंट के 3 साल तक ज़्यादा होता है, ठीक है. सो दैट्स वाई you can see here the rate of the disease recurrence is the highest in the first 3 years after the diagnosis and then decline. although the late relapse do occur up to the 10 year, ठीक है. और रिलैप्स भी हो सकता है 10 साल में. तो इसलिए हमने उसको कंसीव करने नहीं देना, कंट्रासेप्शन देनी है उसको एटलीस्ट 2 ईयर तक, ठीक है. सो हियर इज़ दी 24 मंथ इज़ करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेशेंट हैज़ दी 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, हर हस्बैंड इज़ दी 45 ईयर ओल्ड और उसको ब्लड प्रेशर है पेशेंट को, ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है और शी वांट बेस्ट कंट्रासेप्शन मेथड. जब भी कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी हो तो उसमें आपने जो बेस्ट मेथड है वो आपने नॉन हार्मोनल देना होता है. सो हियर इज़ द IUCD बेटर. सो it is in the Euchemic category 1. So here is the A, endometrial lining regenerated the which postpartum day, that is the 20 day. Here is the D is correct. अच्छा, सी ए सर्विक्स स्टेज 1A1 ट्रीटमेंट ऑप्शन इज द सिंपल हिस्टेक्टमी. अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास आती तो हमने कौन बायोप्सी करनी थी, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है. सो हम इसको नॉन प्रेग्नेंट लेंगे और सिंपल हिस्टेक्टमी चूज़ करेंगे, ठीक है. अच्छा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन साइट, दैट इज़ द अपर आउटर क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 10, पेशेंट केम विद द मिस्ड IUCD, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द कन्फर्मेशन. अच्छा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है ना, वो होता है एक्सरे विद द यूट्राइन साउंड. अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सो वी विल चूज़ द अल्ट्रासाउंड. क्वेश्चन नंबर 11, patient have the post operative headache after the spinal anesthesia, what is the most conservative management, ठीक है. तो सबसे पहले आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे बेड रेस्ट और IV फ्लूइड एडवाइस करेंगे. उसके बाद आपने पैरासीटामोल देनी है. उसके बाद भी अगर रिलीव नहीं होता ना तो फिर आपने एपिड्यूरल पेज अप्लाई करना है, ठीक है. सो ये इसकी टोटल मैनेजमेंट है. सो हियर इज़ द D इज़ करेक्ट. पेशेंट हैज दी बाइकॉर्नियट यूट्रस, ये इज़ अ रिस्क ऑफ द एनॉमली ऑफ द व्हिच अदर सिस्टम. तो इन पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट एनॉमलीज या रीनल एनॉमलीज आप कहें, उनका रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है. ओके, सो दीज आर फ्रॉम द RCOG गाइडलाइन. You can see here congenital uterine anomalies may be associated with the congenital renal anomalies.
ठीक है, इन विच द यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस इज़ मोस्ट कॉमन। अच्छा, उनमें से भी जो मोस्ट कॉमन है ना वो है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस। ओके, बिकॉज ऑफ द क्लोजली रिलेटेड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। और रीनल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क कितना होता है? 18.8% होता है। Okay, so question number 13, a patient presented to you with the purpural sepsis. The most common cause is the E. coli. Okay. अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता तो हम वो सिलेक्ट करते, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो फिर हम इकोलाई करेंगे। उसके बाद इकोलाई है, उसके बाद आपके पास एनारोबिक बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ठीक है, सो हियर इज द ए इज करेक्ट। अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मली फाउंड इन सीरम इन विच कॉमन कंडीशन? तो स्पाइना बाइफिडा में नॉर्मल होता है। ओके, आप ये याद रखें कि कब कब अल्फ़ा वीटोप्रोटीन लेवल किन किन कंडीशन में ना रेज्ड होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इनकेफली में, इनकेफेलोसील में और मेनिंजोमाइलोसील में, इनमें रेज्ड होता है। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, थ्रेटन अबॉर्शन में, फीटल डिस्ट्रेस में, फीटल डेथ में। और डिक्रीज़ कब होता है? ट्राइसोमी में होता है और फीटल वेस्टेज में होता है। ठीक है, ओके, सो हियर इज़ दी सी इज़ करेक्ट। स्पाइना बाइफिडा में भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से तो ज़्यादा रेज्ड होता है, बट अमॉन्ग देम सी इज़ करेक्ट। Question number 15, a patient presented to you with the purpural sepsis. The most common cause is the group A Streptococcus pyogen. ठीक है, और question number 16, multigravida, 28 week history of the induction of the labor with the good contraction, mild PV bleeding. On examination, abdomen tense, tender, fetal ultrasound absent है। जहाँ पे maternal fetal compromise हो, that is the uterine rupture। ठीक है। Question number 17, a patient is a field worker, gestational age 24 week. ये repeat हुआ है question. So here is the C, meningitis. Question number 18, patient known case of the sickle cell disease come to you at the booking clinic. What is the risk? Increase risk of। तो इन patients में जो sickle cell disease वाले patients होते हैं, इनमें UTI का risk ज़्यादा होता है। So here is A is correct. Question number 19, patient nulliparous came at the gestation of the 6 week. अल्ट्रासाउंड पे आपको लेफ़्ट साइडेड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिली है, पहले इसकी सल्पिंजेक्टमी हो चुकी है, पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लेप्रोस्कोपिक सल्पिंगोटमी करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले से ही नलीपेरस है, सल्पिंजेक्टमी हो चुकी है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सल्पिंगोटमी होगा। ठीक है, और ये सिनेरियो भी वैसे इनकम्प्लीट है, कोई जेस्टेशनल साइज बीटा एचसीजी की वैल्यू नहीं लिखी गई यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पेशेंट 40 ईयर, पैरा 4, ब्लड प्रेशर 140/100, पेशेंट हस्बैंड की एज है 45 ईयर, दे आर रिफर्ड फॉर द कंट्रासेप्शन मेथड। सो हियर इज़ द IUCD। मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ में ना आपने नॉन हार्मोनल मेथड चूज़ करना होता है। सो हियर इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ दी कोपरा IUCD। IUCD मिस पैलेस ऑन द अल्ट्रासाउंड हाई अप इन द यूट्रस, तो आपने किससे रिमूव करनी है? आप हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव करेंगे, दैट इज़ द C। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, पेशेंट ऑपरेटेड फॉर द सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, सबटोटल हिस्टेक्टमी डन, ओवेरियन मास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन? तो क्योंकि एडिशन ज़्यादा होती हैं तो इन पेशेंट्स में ना यूरेटर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। सो हियर इज़ द A इज़ करेक्ट। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो यूरेटर इंजरी है। क्वेश्चन नंबर 23, हेरेटिफॉर्म मोल फीमेल 30 वीक, ट्रीटमेंट सुइटेबल फॉर हर। आपने मेडिकल इंडक्शन देनी है। ठीक है, पार्शल मोल में आप दे सकते हैं, सिनेरियो इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्गेनिज्म काजिंग द ब्लाइंडनेस इन द न्यू बोर्न 5 वीक एज। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता अगर उसकी जेस्टेशनल एज बेबी की जो एज थी वो सेकेंड डे से लेकर डे 5 तक, इसमें जो होता है ना गोनोरिया कॉमन होता है। आफ्टर द 5 डे अप टू 5 वीक्स तक इसमें क्लेमाइडिया कॉमन होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है इनका? क्लेमाइडिया में आपने इसको एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं ओरली, या एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, सो हियर इज़ दी एज करेक्ट, क्योंकि जो उसकी एज दी गई है वो 5 वीक है। ठीक है, गोनोरिया अर्ली एज में होता है, डे 2 से डे 5 तक।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25, Mrs. XY 40-year-old want to the conceive what important investigation। तो आपने इसमें मिड ल्यूटरल प्रोजेस्टेरोन करना है, डे 21 प्रोजेस्टेरोन, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा वांट द एपिड्यूरल। तो बेसिकली जो एपिड्यूरल है ना, हमने एक्टिव स्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में देना होता है। तो यहाँ पे इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर 4 cm होता या 5 cm होता तो इज़ बेटर, बट अमॉन्ग दैम 3 cm इज़ करेक्ट। बट आपको पता होना चाहिए कि आइडियली कब देते हैं, आइडियली आप एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट कॉमन काज ऑफ द एम्बिशियस जेनेटाइलिया दैट इज दी कंजेनाइटल एडरेनल हाइपरप्लेशिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द मस्कुलिनाइजेशन इन द फीमेल जेनेटिक फीमेल दैट इज आल्सो अ कंजेनाइटल एडरेनल हाइपरप्लेशिया। प्राइमरी ग्रेविडा है, 39 वीक पे हमारे पास आई है, बीपी रेज्ड है, यूरिन एल्ब्यूमिन +1 है, हेडेक की कंप्लेन कर रही है, सर्विक्स 1 cm है, PIH है, 39 वीक तक चली गई है। अब आपने इंड्यूस कर देना है प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ। सो हियर इज द डी इज करेक्ट। अच्छा, कौन सी ड्रग, कौन सा विटामिन टेराटोजेनिक है, दैट इज द रेटिनोन, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 31, 70 ईयर रिंग पैसरी 10 ईयर से, अब उसको फंगेटिंग मास अराइजिंग फ्रॉम दी लोअर थर्ड ऑफ दी वजाइना। सो द मोस्ट कॉमन इज दी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी वजाइना। इस एज में मोस्ट कॉमन यही काज है। क्वेश्चन नंबर 32, पेशेंट हैज़ द इक्लेम्शिया व्हेन शी इज़ एट दी, अच्छा लेटर लाइफ, तो उसको क्या डेवलप होगा, क्रोनिक हाइपरटेंशन में डेवलप हो जाएगा। सो हियर इज द ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, प्राइमरी ग्रेविडा है, 90 kg वेट है उसका, 18 वीक्स पे आपके पास आई है। शी इज़ कंसर्न रिगार्डिंग टू द रिस्क ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना है एट दी 20 to 24 वीक्स पे, ठीक है, सॉरी 22 to 24 वीक्स पे आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना है इसका। AP डायमीटर गायनेकोइड पेल्विस का कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। पेशेंट इन द लेबर PB एग्जामिनेशन पे आपको हार्ड पार्ट फील हो रहा है और आपको फ्रंटल स्विचर मिल रहे हैं, ऑर्बिटल ब्रिजेस मिल रही हैं और नोजल फील्ड हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे। सो इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रो। ओके, यू कैन सी हियर ब्रो में क्या होता है, हेड पार्शली एक्सटेंडेड होता है, ये भी एक BCQs है, ठीक है, और फुल्ली एक्सटेंडेड होता है आपका फेस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और आपको प्रेजेंटेशन पे आपको एंटीरियर फॉन्टेनल मिलेगा, ऑर्बिटल ब्रिजेस मिलेंगे, और इसका डायमीटर कितना होता है, 13.5 तक होता है। ये भी एक BCQs है और मेंटो वर्टिकल होता है, ओके। और इसका इंसिडेंस कितना है, 1 in 1000। तो ये पूरी स्लाइड आप समझो BCQ ही है। अच्छा, जो फेस प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें जो लैंडमार्क्स हैं आपको आईज़, नोज़, माउथ और चिन मिलेंगे, ठीक है। और उसकी 2 पोजीशन होती है, मेंटो इंटीरियर और मेंटो पोस्टीरियर। मेंटो इंटीरियर नॉर्मली डिलीवर हो जाता है, और मेंटो पोस्टीरियर का यही है कि अगर वो अर्ली लेबर में आता है तो फिर आपने वेट करना है, अगर एडवांस लेबर में आता है तो फिर आपने सीजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। वेट इसलिए करना है कि हो सकता है कि वो लेबर के दौरान रोटेट हो जाए, बट अगर लेट लेबर में आती है तो फिर आपने सीजेरियन सेक्शन करना है। अच्छा, थ्रोम्बोसिस का रिस्क कब ज़्यादा होता है, परप्यूरम के दौरान ज़्यादा होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा 36 वीक, कंप्लेनिंग ऑफ द डिक्रीज फीटल मूवमेंट। अच्छा, केफेलिक प्रेजेंटेशन है, हाइट ऑफ फंडस अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज है, आपको फीटल हार्ट साउंड मिले हैं फीटोस्कोप पे, दैट इज़ दी 135 रेगुलर है। तो अब आपने क्या करना है, सो हियर इज़ दी आस्क द डिटेल हिस्ट्री। आपने ये चार्ट अच्छे से याद रखना है, ओके। जब भी पेशेंट आपके पास आएगी डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ, तो सबसे पहले आफ्टर दी 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास आती है डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ, तो सबसे पहले आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। आपने सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़, प्रीवियस हिस्ट्री, और आपने सारी रिस्क फैक्टर उसके रूल आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री से लग रहा है ना कि इसको डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, तो फिर आपने ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। और अगर ऑस्कल्टेट पे आपको फीटल अल्ट्रासाउंड मिल रहे हैं तो फिर आप CTG कर दें। अगर नॉर्मल CTG आ रही है तो आपने इसको रीअश्योर करना है, ठीक है। मैं पूरा चार्ट आपको करवा चुकी हूँ, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आपने इसको BCQs जब सोल्व करते हैं ना, तो आपने कैसे जाना है, आपने स्टेप वाइज ही जाना है। सबसे पहले आपने क्लिनिकल हिस्ट्री ही लेनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑस्कल्टेट करेंगे, फिर CTG करेंगे। अगर फीटल अल्ट्रासाउंड आपको ऑस्कल्टेशन पे नहीं मिल रहे ना, तो फिर आपने CTG नहीं करनी, फिर आपने डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38,
पेशेंट हैड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस, व्हाट टू डू, आपने डेक्सा स्कैन करना है क्योंकि फिर इनमें रिस्क ज़्यादा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर रिस्क ज़्यादा होता है. सो वी विल डू दी डेक्सा स्कैन. क्वेश्चन नंबर 39, पेशेंट प्राइमरी ग्रेविड एट 30 वीक, मिट्रल स्टेनोसिस है, लेबर में आपके पास आई है, तो आपने सेकेंड स्टेज को शॉर्ट करना है बाय यूजिंग द इलेक्टिव फोर्सेप्स. ठीक है, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी के थ्रू आपने शॉर्ट करना है सेकेंड स्टेज. क्वेश्चन नंबर 40, विच सिम्टम्स ऑफ द डिटरमाइन द डेटूजर इन स्टेबिलिटी, दैट इज़ द अर्जेंसी with or without urge incontinence. ठीक है. Question number 41, a patient give the history of the urinary leakage on examination, laughing, sneezing, that is the stress incontinence. So B is correct. UTI in pregnancy in third trimester में आपने नाइट्रोफिलोटिन नहीं देनी because it causes the hemolysis. ठीक है, तो आपने ट्राइमिथोप्रिन देनी होती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप नाइट्रोफिलोटिन देते हैं. बेबी बॉर्न विद द एम्बिशियस जेनाइटेलिया ऑन द स्किन, यूट्रस इज प्रेजेंट, जेनेटिकली फीमेल है, कैम ऑन द 7th डे विद सीवियर डिहाइड्रेशन. सो दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस डेफिशिएंसी. ओके, सो यू कैन सी हियर 21, 11 एंड 17. 21 में क्या होता है, अल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर इसमें कम होता है. ठीक है, और पोटाशियम रेज्ड हो जाता है, और साल्ट वेस्टिंग होती है. ओके, एक और चार्ट देख लें आपने. ब्लड प्रेशर किस में कम होता है, सिर्फ 21 में कम होता है, और रेज्ड किस में होता है, 11 बीटा में होता है, और 17 अल्फ़ा में होता है. ठीक है, और जेनेटिलिया भी आप देख लें कि 21 अल्फ़ा में आपको मेल जेनेटिलिया जो हैं वो नॉर्मल मिलेंगे, बट लेटर लाइफ में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगी, और फीमेल के आपके एम्बिशियस जेनेटिलिया मिलेंगे. आपने सीनियरों में देखा होगा कि एम्बिशियस जेनेटिलिया थी. ठीक है, और उसके अलावा 17 अल्फ़ा में आपको मेल के एम्बिशियस मिलेंगे और फीमेल के नॉर्मल मिलेंगे. 11 बीटा में आपको नॉर्मल जेनेटिलिया मिलेंगे, फीमेल के आपको एम्बिशियस जेनेटिलिया मिलेंगे. ओके, सो बाकी ये हम पूरा टॉपिक कर चुके हैं थ्योरी में. ओके, क्वेश्चन नंबर 44, पेशेंट हैड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ दी CA ब्रेस्ट है शायद, एट विच द CA शी इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ दी, अच्छा, कार्सिनोमा. तो क्योंकि बर्का म्यूटेशन में आपके CA ओवरी का रिस्क ज़्यादा होता है, सो ये इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45, पेशेंट प्रेजेंट विद द सेकंड डिग्री UV प्रोलैप्स, पैरा 2 है, मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हर, तो आपने पैसरी रख देनी है. इफ़ शी डिज़ायर फॉर द फर्टिलिटी, अगर नहीं तो आप सेक्रोहिस्टेरोपैक्सी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 46, पेशेंट नॉट फीलिंग द IUCD थ्रेट, मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच इज़ द अल्ट्रासाउंड, by which rate the endometrial cancer least spread, that is the vascular route. Question number 48, patient had the misplaced IUCD, you find it is in the abdomen and removed laparoscopically. On laparoscopically you see the tubal thickness discharge granuloma, so that is the presentation of the TB. So here is the C is correct. Question number 49, patient multigravida with the polyhydramnios. आफ्टर द डिलीवरी शी लॉस द कॉन्शियसनेस, साइनोस फ्रॉम द ऑस्कल्टेशन. बेसल क्रेप्ट सबको मिले हैं. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस द एमेनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. ठीक है, अगर विद इन 2 आवर्स ऑफ द डिलीवरी अगर पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाती है ना, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो काज होता है वो एमेनेटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है. आफ्टर 2 आवर देन इट कुड बी द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. Question number 50, patient came at the gestational age 6 week on scan, no sec seen in the intrauterine pregnancy, appropriate according to the date. अल्ट्रासाउंड पे आपको 3 सेंटीमीटर की सिस्ट मिली है, कोई सिम्टम नहीं है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 मिलीमीटर है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तो आपने यहाँ पे सीरियल बीटा HCG करनी है. ठीक है, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं मिल रहा. ठीक है, सिर्फ एक सिस्ट मिली है आपको, और आपकी जो बीटा HCG है वो अकॉर्डिंग टू दी डेट नॉर्मल है. तो आप सीरियल करेंगे ताकि आपको, आपने बीटा HCG की आप 48 आवर के बाद आपने रिपीट करनी है बीटा HCG. फिर आप देखेंगे या वो फॉल कर रही है या तो फिर वो 60% से ज़्यादा रेस कर रही है. ठीक है, अगर रेस कर रही है तो फिर आपने सस्पेक्ट करना है कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, आपने रिपीट करना है ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड. आपने जो प्रेगनेंसी नो लोकेशन वाला चार्ट है ना, बेसिकली आपने वही फॉलो करना है यहाँ पे. ओके, आप यहाँ पे देखें, if the no intrauterine or the ectopic pregnancy or the retained product of the conception are seen on the transvaginal ultrasound, the woman is asymptomatic at the initial assessment.
irrespective of the HCG discriminatory zone and the additional ultrasound findings such as the आपको कोई एडनेक्सल सिस्ट जहाँ पे जैसे हमें मिल रही है और पेशेंट असिम्टोमेटिक है, तो फिर आपने करना क्या है आगे, आपने री एस्टिमेशन करनी है बीटा HCG की, आपने 48 आवर के बाद रिपीट करवानी है, ठीक है। फिर आप उसकी ट्रेंड को फॉलो करेंगे और बीटा HCG के बाद फिर आपने अगर वो रेज करता है तो फिर आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। ये इसका चार्ट है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट आपने करनी है, बीटा HCG को रिपीट करवाना है आपने 48 आवर के बाद। अगर वो ना तो रेज कर रहा है ना फॉल कर रहा है तो इट मीन्स कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फिर आपने सीरियल बीटा HCG करने हैं। अच्छा, अगर बीटा HCG की वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाए ना तो फिर इस कंडीशन में इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी विजिबल हो जानी चाहिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे जेस्टेशनल सैक विजिबल हो जाना चाहिए। ये एक वैल्यू है जहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे जेस्टेशनल सैक विजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने रिपीट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना होता है अगर 1000 तक बीटा HCG हो जाता है। अगर फिर भी आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि परसिस्टेंट प्रेगनेंसी अननोन लोकेशन है, उसमें फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो उसकी ट्रीटमेंट है मीथोट्रेक्सेट दें आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, पेशेंट एट द 6 वीक जेस्टेशनल सैक नॉट सीन, बीटा HCG उसकी 500 थी, 48 आवर के बाद वो देखें रेज कर गई है 1500, 1000 तक हो गई है बीटा HCG। तो फिर आपने TBS करना है, आपने जेस्टेशन सैक को लोकलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने TBS करना है, ओके। पेशेंट वाज डिलीवर्ड हाफ आवर पे, प्लेसेंटा नोट रिमूव्ड, माइल्ड ब्लीडिंग है, तो आपने करना क्या है, आपने रिमूव करना है अंडर दी जी है। Question number 53, a patient delivered at the home. Patient had the polyhydramnios. Now removal of the placenta went into the PPH. Local doctor के पास ही आपने उसको ऑक्सीटोसिन देनी है. So here is the B is correct. Question number 54, प्राइमरी ग्रेविडा 41 वीक पे है, पुअर बिशप है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपने उसको दी है, बट उसको कॉन्ट्रैक्शन एवरी मिनट के बाद आ रही हैं और फीटल हार्ट रेट भी उसका डिक्रीज़ हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया उसको, ठीक है। सो इट कुड बी ड्यू टू दी प्रोस्टाग्लैंडिन E2। क्वेश्चन नंबर 55, प्राइमरी ग्रेविडा विद शॉर्ट हाइट, लेबर में आपके पास आई है, PA पे मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, ओस 5 cm है बट मेम्ब्रेन एब्सेंट है और 5 cm पे ही कैपिट हो गया उसको, क्योंकि शॉर्ट हाइट है तो इट कुड बी द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो ये एक CPD का कंपोनेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 41 ईयर ओल्ड गर्ल विद द नॉर्मल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, लेबिया भी नॉर्मल है, यूट्रस एब्सेंट है, ठीक है। तो अगर यूट्रस एब्सेंट है तो फिर उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगा या तो MRKH होगा। उसको फर्दर हमने कैसे कंफर्म करना है, कैरियोटाइपिंग से करना है। MRKH में आपको 46XX मिलेगा और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में आपको 46XY मिलेगा। सो हियर इज द B इज करेक्ट। यू आर डूइंग द गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, ब्लैडर डैमेज हो चुका है तो आपने रिपेयर करना है इनको 2 लेयर्स में। सो हियर इज दी A। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द यूरेटर इंजरी, हियर इज दी कार्डिनल लिगामेंट। बाकी जो मोस्ट कॉमन साइट हैं वो हम देख, ठीक है। ड्यूरिंग द एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो है पैल्विक ब्रिम और इलियक आर्टरीज पे, कार्डिनल लिगामेंट में एट द लेवल ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ओस और एंटीरो वजाइनल फॉर्निक्स पे, ठीक है। और वजाइनल हिस्टेक्टमी में कौन सी साइट है, नियर द इंटरनल सर्वाइकल ओस, ठीक है। और लेप्रोस्कोपी में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में, स्पेशली इन दी एंडोमेट्रियोसिस में, ओके। तो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ में जो मोस्ट कॉमन साइट है ना वो नियर द यूट्राइन आर्टरी या कार्डिनल लिगामेंट है, उसके बाद फिर पैल्विक ब्रिम में, फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, देन ब्लैडर वाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, पेशेंट हैज़ द यूरिनरी लीकेज ऑन द कफ। सबसे पहले आपने ब्लैडर डायरी देनी है, सो B इज करेक्ट। जेनिटल वार्ड की मैनेजमेंट क्या है प्रेगनेंसी में, दैट इज़ द क्रायोकॉटरी, हियर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, पेशेंट कम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में आपने प्रोटीन डाइट नहीं देनी होती, सो A इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, 28 वीक पे हमारे पास आई है, LFT रेज्ड है, प्यूराइटिस है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द जॉन्डिस इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, सो हियर इज B इज करेक्ट, दैट इज द ऑब्सकोली। क्वेश्चन नंबर 63, पेशेंट कैम आफ्टर द फिट एट द होम, ग्रेविडा 2 पैरा 1 है, दैट इज 3 वीक्स पे आपके पास आई है, ब्लड प्रेशर उसका रेज्ड है, बेबिन्स्किन साइन पॉजिटिव है, प्रोटीन यूरिया भी है, तो आपने इसको एंटी कन्वल्सेंट देना है, ठीक है।
सो ये ए इज़ करेक्ट। पेशेंट नोन केस ऑफ द एपिलेप्सी कार्बामेजेपिन ले रही है फर्स्ट टाइमिस्टर से, उस पर इसके फिट्स कंट्रोल है तो उसको आपने सेम ही डोज देनी है और वो कंटिन्यू करेगी। सो ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, पेशेंट कैम एट द 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी, 16 वीक रेगुलर फ्रेम नॉन टेंडर यूट्रस है। अच्छा 6 वीक्स के बाद आई है ना तो फिर ये फाइब्रॉइड होगा। अगर 6 वीक्स से पहले आती तो हम सब इन्वेल्यूशन करते, ठीक है। लीस्ट रिस्क ऑफ दी OHSS वो क्लोमिफेन सिट्रेट में होता है, सो डी इज़ करेक्ट। यंग अनमेरिड गर्ल कैम विद द हेवी PV ब्लीडिंग सिंस मेनी डेज ट्रीटमेंट, ऑप्शन आपने इसको एनसेट देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, 45-year-old patient having the THBSO due to the endometriosis now come with the complaining of the hot flashes in the depression। अच्छा तो क्योंकि इसको मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं तो फिर इसको आपने HRT देनी है, आपने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों देने हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में आप सिर्फ प्रोजेस्टेरोन नहीं सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं देंगे, आपने दोनों देने होते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 69 और आप कंटिन्यूस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 30-year-old married woman present with the amenorrhea since the 6th week and having the heavy vaginal bleeding, she is not pregnant, how will you assist योर डायग्नोसिस। तो सबसे पहले आप पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है। पेल्विक एग्जामिनेशन आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एग्जामिन कर सकें कोई पॉलिप तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ट्रॉमा लेसरेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सो इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी होगी, देन आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राइमरी ग्रेविडा 16 ईयर कैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, व्हाट शुड बी कीप्ड इन द माइंड, क्योंकि टीन्स प्रेगनेंसी है, ठीक है, टीन एज में आई है तो इनमें एनीमिया और लो बर्थ वेट का रिस्क, आपने ना सोशल इश्यूज डिस्कस करने होते हैं, टीन एज है ना, सो हियर इज द सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, पेशेंट विद द जेनाइटल वार्ड इन द प्रेगनेंसी नोन केस ऑफ द एपिलेप्सी, फाइनोटीन पे है। फाइनोटीन की जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट। पेशेंट टुक द कीमोथेरेपी फॉर द हेरिडिटी फॉर्म मोल, तो वो कंट्रासेप्टिव लेगी एटलीस्ट 12 मंथ तक। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट इज़ दी HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। पैरा 1 है, फुली डायलेटेड है, अच्छा स्टेशन -1 पे है, ओसिपिटो ऑब्लिक पोजीशन है, तो क्योंकि ये किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ रही, ना तो हम इसे वैक्यूम लगा सकते हैं ना तो फॉर्सेप लगा सकते हैं, देन वी विल डू दी एमरजेंसी LACS। पेशेंट मल्टीग्रेविडा है, कैम विद द मैसिव FPH 36 वीक पे आपके पास आई है, BP इसका लो है, पल्स भी लो है, ठीक है, और शॉक में जा रही है और फीटल अल्ट्रासाउंड इसके रेडी में है, तो आपने रिससिटेट करके और C सेक्शन कर देना है, ठीक है। Okay, question number 77, patient taking the OCPs which has association with the thrombophilia, so here is the A is correct, that is the factor 5 Latin mutation. Question number 78, 65-year-old patient undergoing the hysteroscopy for the post-menopausal bleeding, हिस्टोपैथो रिपोर्ट पे आपको सिंपल हाइपरप्लेजिया मिला है, तो बेस्ट मैनेजमेंट यही है कि आप इसको LNG IUS रखें, अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर आप POP भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। During the laparoscopy, carbon dioxide is increased and decreased. What is the pressure of the carbon dioxide in abdominal cavity? That is the 15 millimeter mercury. Patient with the grade 3 endometriosis, तो सबसे पहले आपने laparoscopic cardiolyolysis करनी है. The patient DIC diagnosed by the fibrin degrading product. So here is A is correct. सॉरी प्रेगनेंसी में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे सीरम फिब्रोनोजन होगा, हियर इज द B इज करेक्ट। ओके, फॉलोअप स्कैन फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया का फॉलोअप जो स्कैन है ना वो आप 32 वीक्स पे करते हैं, और प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस आप 36 वीक पे करते हैं। Most accurate to diagnose cystitis, that is the shifting dullness. UV prolapse surgery, how will you assess the success of the UV prolapse? Before the operation, urodynamics study, that is the PASRI रख के हम assess करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, पेशेंट विद IUD एट द 28 वीक ऑटोप्सी डन, उसमें आपको इंट्रासेरेब्रल नेक्रोसिस मिला है, तो ये किसका फीचर है, ये साइटोमेगलोवायरस का है। क्वेश्चन नंबर 87, पेशेंट हैज़ द 3+ प्रोटीन यूरिया और ब्लड प्रेशर उसका 140/90 है, आपने क्या करना है, आपने एडमिट करना है।
पेशेंट एट द 40 वीक फॉर द इलेक्टिव सी सेक्शन और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है, शी इज़ वरीड फॉर द न्यूनेटल इन्फेक्शन, हाउ टू प्रिवेंट। आपने वैक्सीन देनी है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है ना, तो उसमें सिर्फ आपने वैक्सीन देनी होती है, ठीक है, उसमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते। प्राइमरी केयर बेटा 40+3 वीक्स पे है, कोई इसको रिस्क नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना। स्वीपिंग का ऑप्शन होता तो आप स्वीप कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है, तो फिर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपने उसको 41 वीक्स पे बुलाना है और फिर आप दोबारा असेस करेंगे, देन आप इंडक्शन के लिए आप उसको काउंसिल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 वीक जेस्टेशनल एनोमली स्किन shows the no thoracic and abdominal wall, only minor anomaly that does not affect the infant, which anomaly will be that is the spina bifida occulta। कंट्राइंडिकेशन इसी में की क्या है कि आप मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, अगर एक ट्विन डिलीवर हो जाता है और दूसरा ब्रीच है तो उसमें फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते। अच्छा, बेबी डिलीवर बाय द HIV मदर, तो ART देनी है आपने बच्चे को, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि लो रिस्क है या हाई रिस्क है। अगर कॉपीज़ 50 से कम हैं, वायरल लोड 50 कॉपीज़ से कम है, तो फिर इट मीन्स के लो रिस्क है, उसमें फिर आपने 2 मंथ तक देनी होती है। अगर 50 कॉपी से ज़्यादा है तो इट मीन्स के हाई रिस्क है, उसमें फिर आपने 6 मंथ तक देनी होती है, ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ट्रीटमेंट इन द लेबर, बेंजाइल पेंसिलिन आपने देनी होती है इसमें। ग्रेविडा 2 पैरा 1 एडमिटेड इन द लेबर रूम, लेबर पेन है उसको, ओस 2 cm है 6 am पे, और 4 घंटे के बाद स्टिल सेम फाइंडिंग, क्योंकि लेटेंट फेस में आपने कुछ नहीं करना, रेस्ट और एनाल्जेसिया। हर्पीस का ट्रीटमेंट एसाइक्लोवियर है, पेशेंट विद द नोन केस ऑफ द थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस आफ्टर डिलीवरी ऑन द IV एंटीबायोटिक है, तो आपने कंटिन्यू करनी है एंटीबायोटिक और IV हेपरिन। कॉमन काज ऑफ द परसिस्टेंट ओसिपिटो पोस्टीरियर, दैट इज द एंटेरोइड पेल्विस, हैवी मेंसेस एंड पैरा 2 वांट नो मोर बेबीज़। अच्छा, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो हमने माइरीना सेलेक्ट करना है ताकि कंट्रासेप्शन भी हो जाए इसकी और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का भी ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पैरा 4 विद इरेगुलर ब्लीडिंग विद नो एनाटॉमिकल काज फाउंड, आपने OCPs देनी है। Which chromosomal anomaly in parents अच्छा is associated with the recurrent miscarriage, that is the balanced translocation, ठीक है। सेक्शुअली एक्टिव फीमेल विद द वजाइनल डिस्चार्ज, आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने हाई वजाइनल स्वाब लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर ना क्रोमोसोमल एनोमली बच्चों में पूछते ना, जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज होता, तो वो ट्राइसोमी था, क्योंकि पेरेंट्स का पूछ रहे हैं तो उसमें फिर बैलेंस ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। ओके, आप देखें यहाँ बैलेंस ट्रांसलोकेशन में भी जो रेसिप्रोकल है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से जो रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क है ना वो है 54%, उसके बाद फिर इन्वर्जन में है 49% और देन रॉबस्टन ट्रांसलोकेशन में है 34%, और बाकी जो अदर ट्रांसलोकेशन है उसका जो रिस्क है वो है 27%, ठीक है। अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल होता ना तो हमने वो सिलेक्ट करना था पेरेंट में, ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर हम बैलेंस्ड ही करेंगे। बस आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, a primary gravida present in the ER with the 42 week having the labor pain and since the 20 hours at the home and delivered a stillborn baby by the forceps in the hospital, so it is the most likely due to the intrapartum pyrexia. Here is correct. Question number 103, previous cesarean section done at the 7 cm due to the CTG concern, now 36 week पे आपके पास आई है ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, तो वजाइनल डिलीवरी चाहती है तो आपने इसकी ECV करनी है, ठीक है। हियर इज A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, प्राइमरी ग्रेविडा इन द लेबर फुली डायलेटेड है, स्टेशन +1 पे है, मेंटो इंटीरियर है सिंस लास्ट 2 आवर और फीटल हार्ट रेट भी 100 तक है और मैटरनल एक्सॉशन है, तो आपने करना क्या है, मिड कैविटी फॉरसेप आप लगाएंगे, ठीक है। सो हियर इज A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105,
normal patient post delivery 15 minutes after delivery she suddenly collapse. So here's the amniotic fluid embolism. Here's D's correct. Nulliparous woman is in the labor for 18 hours. She is the risk of the increased risk of the operative vaginal delivery. Question number 107. Most useful test for the diagnosis of the genital TB is the PCR. एबगर स्कोर में हमने क्या क्या देखना होता है? अपीयरेंस, पल्स और ग्रेसिमस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 109. 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ओबेस है, रेगुलर ब्लीडिंग के साथ आपके पास आई है. पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे सब कुछ नॉर्मल आपको मिला है. बायोमिनरल एग्जामिनेशन पे भी आपको सब कुछ नॉर्मल मिला है. तो फिर आपने क्या करना है? फिर 45 ईयर है और ओबेस है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, वो होगी स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी. ओके. Question number 1010. Patient came at the 23-week fundal height, 19 weeks on ultrasound, no kidney and bladder visible with the anhedominose. ठीक है. तो 20 वीक से 26 वीक से पहले अगर किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स है ना, तो उनमें फिर लंग हाइपोप्लेजिया का रिस्क ज़्यादा होता है. ठीक है. जो ओलिगोहाइडोमिनोस है, अगर 20 वीक से पहले होता है तो उनमें फिर लंग हाइपोप्लेजिया का रिस्क ज़्यादा होता है. सो हियर इज़ द बी.